हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सम्यक। स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरीज में। आज की कहानी एक ऐसे ठग के बारे में है जिसे ठगों की दुनिया का राजा कहा जाता था, जिसने एक ऐसी अनोखी और निराली ठगी को अंजाम दिया कि उस समय अमेरिका का जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था वह भी उसकी ठगी और चालाकी का कायल हो गया। और फ्रांस की पुलिस भी ठगी का पता चलने के बाद उसे ढूंढती रही, मगर कभी उसे पकड़ नहीं पाई। तो कौन था यह ठग और इसने कौन सी ठगी करी थी और इसे कैसे अंजाम दिया, यह सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो इस ठग का नाम था विक्टर लस्टिग। चूंकि यह बहुत बड़ा ठग था, इसलिए लोगों का मानना था कि शायद यह भी इसका असली नाम नहीं है, मगर वह मशहूर इसी नाम से था और कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह जब भी किसी दूसरे देश किसी को ठगने जाता, तब वह हर बार अपना हुलिया और नाम बदल लेता। और इसी वजह से उसने कई नकली पासपोर्ट बना रखे थे, जिनमें से हर पासपोर्ट में उसका अलग अलग नाम था। माना जाता है कि उसका जीवन काल कुल 49 साल का था, जो 1998 से 1947 के बीच था। और इस 49 साल की जिंदगी में जो उसकी सबसे बड़ी ठगी थी वह यह थी कि उसने पेरिस के आईफल टावर को ही बेच दिया, और वह भी एक नहीं बल्कि 2 बार। कहानी शुरू होती है फ्रांस के पेरिस से, जहां यह अपनी छोटी मोटी ठगियों को अंजाम देता था और इतना माहिर और चालाक था कि इसने इस बड़ी ठगी से पहले लगभग 40 ठगियों को अंजाम दिया था। विक्टर को कार्ड्स खेलने का काफी शौक था, जिसकी वजह से उसे कार्ड ट्रिक्स में महारत हासिल हो चुकी थी, और इसका इस्तेमाल करके उसने ऐसी चोरियां की जो बहुत ही हैरतअंगेज और चौंका देने वाली थी। इन छोटी मोटी ठगियों और चोरियों की वजह से वह पहले भी कई बार जेल जा चुका था, मगर हर बार वह जेल से छूट जाता। चोरी और ठगी के अलावा विक्टर की पकड़ इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश भाषा पर भी काफी अच्छी थी, जो उसे ठगी करने में काफी मदद करती थी। हालांकि उसका जन्म चेक रिपब्लिक में हुआ, मगर 20 साल की उम्र में ही वह पेरिस आ गया, जहां उसने छोटी मोटी चोरियां जैसे लोगों की पॉकेट मारना शुरू कर दिया। तब विक्टर को इस बात का एहसास होने लगा कि कार्ड ट्रिक्स में महारत हासिल होने की वजह से वह लोगों की जेब बहुत सफाई से काट लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तब वह फैसला करता है कि वह अपनी इस जेब काटने की कला को और निखारेगा, ताकि वह और बड़ी चोरी और बड़े फ्रॉड को अंजाम दे सके। और यहीं से शुरू होता है विक्टर की ठगी का वह सफर, जिसने उसे ठगों का राजा बना दिया। उन दिनों फ्रांस से अमेरिका के बीच लग्जरी शिप्स चला करती थी, जिनमें बहुत ही अमीर लोग सफर किया करते थे और जिनका कनेक्शन बहुत हार्ड सोसाइटी से था। और यही थे विक्टर का सबसे बड़ा टारगेट। विक्टर फ्रांस से अमेरिका जाने वाली शिप में एक टिकट बुक करता है और उस पर महंगे जूते, महंगा सूट पहनकर पहुंचता है और लोगों को यह बताता है कि उसका ताल्लुक एक बहुत ही अमीर खानदान से है, मगर साथ ही साथ यह भी बताता है कि वो एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, इसीलिए वो चैरिटी करने के लिए अमेरिका जा रहा है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अमीर और दानी लोगों पर लोग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। बातचीत के दौरान उसने लोगों को यह भी बताया कि वो अमेरिका के ब्रॉडवे में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो थिएटर और आर्ट्स के लिए जाना जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में ही है। और ये यकीन भी दिलाया कि वो बहुत जल्द अपना एक म्यूजिकल शो शुरू करने वाला है और उसे इस नए शो के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत है। लोग उसके कपड़ों और उसके रहन सहन से प्रभावित होकर उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और कई लोग उसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे देते हैं। और इसी तरह उसने फ्रांस और अमेरिका के बीच शिप्स पर हर बार भेस बदलकर लोगों को लूटा। जैसे ही लोग उसे पैसे देते, वो मौका देखकर शिप से गायब हो जाता। पर सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की वजह से इन लग्जरी शिप्स का आना जाना बहुत कम हो गया और लोग भी इनमें सफर करने से कतराने लगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इनमें खतरा काफी बढ़ गया था। तब विक्टर फैसला करता है कि अब वो ठगी के लिए कोई दूसरा रास्ता चुनेगा और इसीलिए वापस फ्रांस आने के बजाय वो वहीं अमेरिका में रुक जाता है और अपनी नई ठगी की प्लानिंग शुरू कर देता है। मगर इस बार विक्टर अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम था डैन कॉलिंस। और वो दोनों एक ऐसी ठगी की प्लानिंग करते हैं जिसने विक्टर की ठगी के सफर में एक बहुत अहम रोल अदा किया।
इस स्कैम का नाम था रोमेनियन मनी बॉक्स, जो कि एक लकड़ी का बॉक्स था जिसे इस तरह से बनाया गया था कि वो देखने में एक मशीन की तरह लगता था और वो लोगों को यह बताते कि ये बॉक्स दुनिया के किसी भी नोट को छाप सकता है। उनका दावा था कि अगर बॉक्स में $100 का नोट डाला जाए और साथ में उनके बनाए हुए केमिकल्स डाले जाएं, तो ये बॉक्स उस $100 की कॉपी बना देगा और वो कॉपी इतनी असली होगी कि उसे बैंक में भी चलाया जा सकता है। उस बॉक्स को बेचने पर लोगों ने उनसे ये सवाल भी किया कि जब ये बॉक्स खुद ही नोट बना लेता है तो इसे बेचने की क्या जरूरत, जिस पर विक्टर का जवाब था कि बॉक्स नोट की एक कॉपी बनाने में 6 घंटे का समय लेता है और दूसरी प्रिंटिंग के लिए इस बॉक्स को 12 घंटे के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि एक नीड बनाने में बॉक्स कुल 18 घंटे का समय ले रहा है, इसीलिए वो लोग ये बॉक्स बनाकर बेच रहे हैं। लोग उनकी बॉक्स वाली कहानी सुनकर आसानी से यकीन कर लेते हैं और बॉक्स खरीदने को राजी हो जाते हैं। इसके बाद विक्टर और उसका पार्टनर डेन कॉलिंस लोगों को यह समझाते हैं कि ये बॉक्स काम कैसे करता है और साथ ही साथ उनसे $100 लेकर उस बॉक्स में डाल देते हैं, जिसमें प्रिंटिंग, पेपर और इंक भी डाली जाती है, जिससे ये पूरा प्रोसेस देखने में काफी असली लगता है और लोगों को यह यकीन हो जाता है कि अंदर नोट छपना शुरू हो चुका है। और फिर 6 घंटे बाद बॉक्स खोलकर वो लोगों को प्रिंट हुआ $100 का नोट देते हैं, जो उन्होंने पहले से ही बॉक्स के अंदर रखा हुआ था, और साथ ही साथ उनका दिया हुआ $100 का नोट भी वापस कर देते हैं। इससे लोगों को यकीन हो गया कि ये बॉक्स सच में नोट छापता है। लोगों को यकीन दिलाने के लिए वो उनके साथ बैंक भी जाते और वहां उनका प्रिंट किया हुआ नोट, जो कि उनके ही रखा हुआ असली नोट था, उसे बिना किसी को शक हुए डिपॉजिट करके भी दिखाते। इससे लोगों का यकीन उन पर बहुत बढ़ गया और फिर उन दोनों ने उन बॉक्सेस को हजारों डॉलर्स में लोगों को बेचा और साथ ही साथ हर बार कुछ बॉक्स बेचने के बाद उन्हें उस जगह को भी छोड़ना पड़ता था और इसीलिए वह फैसला करता है कि वह अब बैंक्स में ठगी करेगा। मगर वो इतना चालाक और शातिर था कि इस बैंक ठगी में पकड़े जाने के बाद भी वो उनसे बच निकलता है। 13 फरवरी 1922 की सुबह वे मिसूरी के एक अमेरिकन सेविंग बैंक्स पहुंचता है, जहां वह अपना नाम रॉबर्ट डुएल बताता है और बैंक मैनेजर से कहता है कि उसके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जिनकी कीमत $32,000 है, पर उसे इन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट से कैश कराने में समय लग रहा है और इस समय उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसीलिए $10,000 के बदले वह बैंक को $32,000 के बॉन्ड दे देगा। बैंक मैनेजर उसकी बात सुनकर फौरन राजी हो जाता है और बॉन्ड्स और पैसों के लेन देन का पेपर वर्क शुरू कर देता है। चूंकि विक्टर को कार्ड ट्रिक्स में महारत हासिल थी और इसीलिए उसके हाथ की सफाई भी चौंका देने वाली थी और इसी का इस्तेमाल करके वह लेन देन के समय असली बॉन्ड्स को नॉर्मल पेपर से बदल देता है। यह अदला बदली उसने इतनी सफाई से करी थी कि उस दौरान बैंक मैनेजर को यही लगता रहा कि उस लिफाफे के अंदर असली बॉन्ड्स हैं और इस तरह उसके पास अब $32,000 के बॉन्ड्स के साथ $10,000 कैश भी था, जो उसने बैंक से ठग लिया था। बैंक के साथ लगभग $42,000 की ठगी हुई थी, जिसकी कीमत आज के जमाने के हिसाब से लगभग $3 लाख बनती है। ठगी का पता चलते ही बैंक फौरन हरकत में आता है और वो स्पेशल डिटेक्टिव हायर करता है विक्टर को पकड़ने के लिए और ठगी के 12 दिन बाद ही विक्टर अमेरिका के अरकानसास शहर में पकड़ा जाता है। अब यहां पर जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे कोई शख्स सिर्फ अपनी बातों से एक बैंक ठगी से बच सकता है। पकड़े जाने के बाद वो बैंक मैनेजर से कहता है कि उसकी गिरफ्तारी और इस ठगी की खबर अगर बाहर आई तो उससे उनके बैंक की बहुत बदनामी होगी और उनके क्लाइंट्स का भी बैंक से विश्वास उठ जाएगा, जिससे उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। चूंकि इस बैंक की छवि बहुत अच्छी थी और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इस बैंक के साथ किसी भी तरह का विवाद जुड़े और इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो विक्टर को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे और साथ ही साथ उन ठगे हुए $10,000 में से $1,000 भी उसे दे देते हैं और इस तरह पकड़े जाने के बाद भी वो अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी से बच निकला। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन ठगियों और चोरियों की वजह से विक्टर
पहले भी कई बार जेल जा चुका था, मगर हर बार किसी ना किसी तरह से वो जेल से छूट जाता और इसी वजह से वो एक ठग के नाम से मशहूर हो रहा था और लोग उसे जानने लगे थे, जिसकी वजह से वो ठगी करने में काफी मुश्किलों का सामना करने लगा। तभी वो फैसला करता है कि वो वापस अपने शहर पेरिस चला जाएगा, जहां से उसने छोटी मोटी चोरियों की शुरुआत की थी। और पेरिस आने के बाद उसने अपनी जिंदगी की उस ठगी को अंजाम दिया जिसकी कल्पना किसी ठग ने भी नहीं की थी। एक ऐसी ठगी जिसे जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया। एक सुबह विक्टर बैठा कॉफी पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था और तभी उसकी नजर अखबार में एक आर्टिकल पर पड़ती है जो एफिल टावर के बारे में था। आर्टिकल में यह लिखा था कि आईफल टावर को मेंटेनेंस की जरूरत है और गवर्नमेंट के लिए आईफल टावर की मरम्मत करना अब बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। इसीलिए गवर्नमेंट अब आईफल टावर को गिराने के बारे में सोच रही है और तभी उसके दिमाग में आईफल टावर को बेचने का ख्याल आता है, जो अपने आप में एक बहुत रोमांचक ठगी थी। विक्टर तय करता है कि वह इस बार मेटल डीलर्स के एक ग्रुप को ठगेगा और इसके लिए जो तरीका उसने सोचा वह यह था कि उसने मेटल डीलर्स को यह बताया कि गवर्नमेंट अब आईफल टावर से छुटकारा चाहती है और इसके लिए वह ऐसे मेटल डीलर्स को ढूंढ रही है जो आईफल टावर में लगा लोहा, मेटल और स्टील खरीद सके। चूंकि यह एक सरकारी काम था और उसे लोगों को यह भरोसा दिलाना था कि वो एक सरकारी अफसर है जो सरकार की तरफ से आया है, इसके लिए वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले की मदद लेता है जो उसे एक फर्जी सरकारी आईडी बनाकर देता है। और विक्टर अब जहां भी जाता है एफिल टावर के बारे में बात करने, वह वहां अपनी इस फर्जी आईडी को दिखाता, जिससे लोगों को यह यकीन हो जाता कि ये एक सरकारी अफसर है। कई लोगों से बात करने के बाद वो पेरिस के 5 टॉप मेटल डीलर्स को एक बहुत महंगे होटल में खुफिया मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां वो अपने आप को एक बहुत हाई रैंकिंग सरकारी अफसर बताता है और साथ ही साथ यह भी बताता है कि गवर्नमेंट ने उन 5 लोगों को सिलेक्ट किया है जिनमें से किसी एक को चुना जाएगा, जिसे पूरा एफिल टावर का लोहा, मेटल और स्टील बेचा जाएगा और वो लोग अपनी अपनी बोली लगा सकते हैं। वो इस बात पर खास जोर दे रहा था कि वो लोग इस मीटिंग के बारे में किसी से कोई बात ना करें क्योंकि गवर्नमेंट इस बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं करना चाहती। मीटिंग के दौरान विक्टर की नजर एंड्रयू पिसान पर पड़ती है जो उन्हीं 5 मेटल डीलर्स में से एक था। एंड्रयू का बिजनेस उन 5 में सबसे छोटा था और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत कमजोर थी। यही वह वक्त था जब विक्टर को उसका शिकार मिल चुका था। चूंकि बिजनेस छोटा होने की वजह से एंड्रयू अपना बिजनेस और अपना नाम बड़ा करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था और तभी विक्टर को एहसास हो जाता है कि वो एंड्रयू को बहुत आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है और इसीलिए वो एंड्रयू के साथ एक अलग मीटिंग रखता है जहां विक्टर उससे ये कहता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस बाकी लोगों में सबसे ज्यादा कम है क्योंकि उसकी कंपनी सबसे छोटी है, मगर वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिले और उसका भी बिजनेस बड़ा हो सके और इसके लिए एंड्रयू को उसे रिश्वत देनी होगी, जिसके लिए एंड्रयू बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और उन दोनों के बीच 1,20,000 फ्रेंच फ्रैंक का लेन देन होता है। ये वो रकम थी जो उनके बीच तय हुई थी रिश्वत के लेन देन के लिए। जैसे ही विक्टर को वह रिश्वत की रकम मिलती है वो उसे लेकर ऑस्ट्रिया फरार हो जाता है, जहां वो एक होटल में रहने लगता है और इस ठगी के बाद होने वाले हंगामे के शांत होने का इंतजार करने लगता है। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि ना तो इस ठगी के बारे में फ्रांस के अखबार में कोई खबर छपी और ना ही पुलिस को इस ठगी की कोई खबर हुई। अब विक्टर को यह सवाल सताने लगा कि आखिर एंड्रयू ने इस ठगी की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तब उसे लगता है कि शायद एंड्रयू ने अपनी बदनामी के डर से कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई होगी क्योंकि उसकी कंपनी अभी बहुत छोटी थी और यह खबर उसके बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। और जब विक्टर को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है और इस ठगी के बारे में कोई नहीं जानता, तब वो दोबारा इस ठगी को अंजाम देने का फैसला करता है और उसी साल वो दोबारा पेरिस पहुंचता है और 5 अलग लोगों को चुनता है और बिल्कुल पहले वाला तरीका इस्तेमाल करता है। मगर इस बार जिस डीलर को वो चुनता है उसे विक्टर पर शक हो जाता है और वो इस डील की खबर पुलिस को दे देता है और ये ठगी उसने जिसके साथ की उसका नाम था अल कपोन।
एल कपोन उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, जिससे पूरा अमेरिका, यहाँ तक कि पुलिस की रूह भी कांपती थी। हालांकि विक्टर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो एल कपोन के साथ अगर डायरेक्ट ठगी करेगा तो वो उसे फौरन गोली मार देगा, और इसीलिए इस बार जो तरीका वो अपनाता है वो इस बात को बयां करता है कि विक्टर अपनी इस कला में कितना माहिर था। विक्टर के अंदर एक खास खूबी थी कि वो लोगों की बिहेवियर साइकोलॉजी पढ़ लेता था, और वो ये बात बहुत आसानी से समझ लेता था कि किस सिचुएशन में कौन कैसा सोच सकता है, और यही उसे बाकी ठगों से अलग बनाता था। वो एल कपोन से ये कहकर $50,000 लेता है कि उसे ये पैसे एक स्कैम करने के लिए चाहिए हैं, और इस स्कैम में ये रकम 2 गुनी हो जाएगी, जिसके बाद वो दोनों अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। विक्टर इन पैसों से कोई स्कैम नहीं करता, बल्कि ये पैसे ले जाकर बैंक अकाउंट में जमा कर देता है और कुछ टाइम बाद दोबारा जाकर उन पैसों को बैंक से निकाल लेता है। अब विक्टर इन पैसों में से कुछ पैसे अलग करता है और उनको लेकर एल कपोन के पास जाता है और ये कहता है कि जो स्कैम वो करने गया था वो फेल हो गया, और उसमें से उस रकम का ज्यादातर हिस्सा डूब गया जो एल कपोन ने उसे दी थी, मगर वो फिर भी कुछ पैसे बचा लाया है और उन पैसों को एल कपोन को वापस कर देता है, क्योंकि एल कपोन एक गैंगस्टर था और उसने जिंदगी भर धोखा और खून खराबा ही देखा था। उसे विक्टर की हरकत बहुत अजीब और अनोखी लगती है, क्योंकि उसे आज तक सबने धोखा ही दिया था, पर विक्टर ही पहला वो शख्स था जिसने बचे हुए पैसे लाकर उसे वापस दिए थे। इस बात से एल कपोन बहुत प्रभावित हो जाता है और उसे ये यकीन हो जाता है कि विक्टर ईमानदार और सच्चा आदमी है, और यही विक्टर चाहता था। विक्टर के इस रवैये से खुश होकर वो उसे $5,000 देता है, और इस तरह विक्टर ने एल कपोन को 2 बार ठगा। एक बार $50,000 लेके और दूसरी बार $5,000 अपनी ईमानदारी दिखाकर, और इसी तरह वो अपनी छोटी मोटी ठगी को कई साल तक अंजाम देता रहा, और फिर उसे आखिरी बार सन 1930 में बार्सिलोना में देखा गया, जिसके बाद कोई नहीं जानता कि विक्टर कहाँ गया, या जिंदा है या मर गया। यह थी कहानी उस शातिर ठग की जिसने कई छोटी बड़ी ठगी को अंजाम दिया, यहां तक कि पेरिस के आईफल टावर तक को बेच डाला और कभी पकड़ा नहीं गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।